हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आपके एफवाई बैफ का एक चैप्टर जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको सिखाने वाला हूं। सिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है। मैं जानता हूं आप ये चीज पहली बार करने जा रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा होगा। इजी हार्ड है, वैसे मैं बता दूं जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे इजी है, अगर आपको अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट आ गया तो जिस तरीके से आप एक वीडियो में अनबॉक्सिंग देखते हैं मोबाइल का, वैसे ही आज आपको ऐसा अज्यूम करना है कि हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक चैप्टर का, ताकि आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग एक चैप्टर का जो आप नया सीखने वाले हो। क्या है वो चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस चैप्टर में आप ये सीखने वाले हो कि स्टॉक्स को रिकॉर्ड किसे किया जाता है। जैसे स्टॉक जब आप परचेज करते हैं और जब आप स्टॉक इश्यू करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है बुक्स में, वो हम लोग सीखने वाले हैं। दो मेथड है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इन मेथड के द्वारा हम लोग हमारा स्टॉक को रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब कौन सा मेथड यूज करना है वो क्वेश्चन में हमको मेंशन कर दिया जाएगा। कभी अगर मेंशन नहीं किया है तो हम लोग दोनों मेथड से ही हमको सॉल्व कर देते हैं। अपना गुड्स का जो कॉस्ट है वो कैसे फाइंड करें वो भी आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग जिसे बोलते हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर इस सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताऊं आपको, ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है, दो टाइप के सम आएंगे, टाइप 1 टाइप 2। जब टाइप 1 का सम की मैं बात करता हूं तो उसमें दो मेथड है, एक है फीफो मेथड और एक वेटेड एवरेज। फिलहाल हम लोग जो सम्स करने वाले हैं वो टाइप 1 के होंगे। टाइप 1 के अंदर भी जो सम हम लोग आज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, फीफो से। ठीक है, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो टाइप 2 है ना, इसके अंदर क्या आता है, ये क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में बात करनी है सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 जो फीफो मेथड है उसके बारे में। अच्छा, एग्जाम में पता कैसे चलेगा सम में फीफो मेथड करना है, वेटेड एवरेज क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के द्वारा ही मैं आपको समझा दूंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। क्वेश्चन में बोला होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अनिल ब्रदर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय फीफो मेथड। इसका मतलब आप समझ गए इसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो। प्लस आपको ये भी पता चल गया फीफो वर्ड की वजह से कि ये जो चैप्टर है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है और उसमें आपको जो सम सॉल्व करना है वो फीफो मेथड से सॉल्व करना है। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, ये भी जब आप एग्जांपल सॉल्व करोगे ना तो अपने आप ही आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन का फॉर्मेट बताता हूँ। हमारा जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है ना वो कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री बनाते थे, तो सबका एक फॉर्मेट होता था ना। तो इसका भी ये फिक्स फॉर्मेट है। जब भी आप सोल्यूशन बनाओगे तो हमेशा कॉलम्स फिक्स रहने वाले। पहले तो आपके चार ही मेन कॉलम है, एक है डेट, दूसरा है परचेज का कॉलम, तीसरा है इश्यूज, इशू स्टैंड्स फॉर सेल का कॉलम, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। ये चार मेन कॉलम्स है। अब परचेज के अंदर तीन है, यूनिट रेट अमाउंट, इश्यूज के अंदर भी तीन है, यूनिट रेट अमाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर भी तीन है, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके सोल्यूशन का फॉर्मेट है जो सेम रहने वाला है, चेंज होगा नहीं, चाहे वेटेड एवरेज हो चाहे फीफो हो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का फॉर्मेट ऐसा ही रहने वाला है, ये आपका सोल्यूशन का फॉर्मेट है। अब सोल्यूशन जो हम लोग को करना है ना, इसके बाजू में मैं लिख देता हूँ कौन सा मेथड से सॉल्व करने वाले हम लोग, फीफो। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब एग्जाम्पल के द्वारा आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल को मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। समय बोला है, हमको दिया है डेट। अब देखो डेट दिया है, डेट दिया 1 दिसंबर 2004। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में जाता हूँ, सबसे पहले मैं भी डेट लिख देता हूँ, 1 दिसंबर 2004। उन्होंने डेट दिया था, मैंने भी डेट लिख दिया। अब देखो वो लोग बोल रहे ट्रांजेक्शन क्या है, उस दिन हमने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, कितना क्या परचेज किया, 1000 यूनिट्स परचेज किया, और रेट दिया है 5। अभी करना क्या मुझे बताओ, ये दोनों कॉलम्स में से ये परचेज का कॉलम है कि ये परचेज का कॉलम है, ये है ना परचेज का कॉलम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 यूनिट, उन्होंने 1000 यूनिट बोला था, रेट कितना बोला था, 5। अभी अमाउंट कैसे मिलता है पता है, जब यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 5000। अच्छा, आप लोग के लिए खुशी की बात, अब आप कैलसी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 1000 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 5000। ठीक है, तो अब हम लोगों को कैलसी अलाउड है तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम दिन पे सेल का ट्रांजेक्शन है क्या, 1 तारीख को सेल किया था क्या, नहीं किया था। तो अब मैं क्या करता हूं, सेल में कर देता हूं डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखना पता है, क्लोजिंग बैलेंस में ये सेम ही लिख देना है, 1000, 5 और यहाँ पर 5000। क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा धीरे धीरे, पहले प्रोसेस सीखो कैसे करते हैं, देन फिर अपने आप पता चल जाएगा क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डेट दिया है दूसरा 2 दिसंबर, तो मैं भी लिख देता हूं 2 दिसंबर 2004। उस दिन क्या किया हम लोगों ने, उस दिन भी हमने क्या किया है, परचेज किया है 1500 यूनिट। 1500 यूनिट परचेज किया है 8 रुपए के भाव पे। तो मैंने क्या यहाँ पर जाके लिख दिया 1500, यहाँ पर लिख दिया 8, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं है, डायरेक्टली करेंगे 1500 इंटू 8 तो आ रहा है 12000।
तो मैं लिख देता हूं यहाँ 12,000। फिर सेम डेट पे सेल किया गया, 2 तारीख को कोई भी सेल नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ कर देता हूँ डैश, यहाँ कर दिया डैश, यहाँ कर दिया डैश। यहाँ पर अब देखो, इसको है ना, इस सोल्यूशन को ना एक शॉप की तरह अज्यूम करो कि आपका खुद का एक शॉप है। ठीक है, आपने जब अपना शॉप ओपन किया था ना 1 तारीख को, तो आपके पास कुछ भी माल नहीं था। आपने उसी दिन परचेज किया, 1000 यूनिट परचेज किया, तो आपने परचेज में एंट्री कर दी। अब है ना, जब 1 तारीख को आप अपना गोडाउन बंद कर रहे थे ना, तो 1 तारीख को है ना आपके पास कितना माल था, 1000 था, 5 के रेट से 5000, इसलिए मैंने क्लोजिंग में लिख दिया। क्लोजिंग मतलब जब आप अपना शॉप बंद कर रहे हो ना, तो आपके पास ये जो आज आपने परचेज किया यही यूनिट बचा होगा आपके शॉप में, तो आपने यही लिख दिया 1000, 5 और 5000। अब देखो, जब सेकंड डे है ना, मैंने क्या किया, सेकंड डे और माल मंगाया, 1500 यूनिट्स और मंगाया 8 रुपए के भाव से, जिसका वैल्यू पड़ा मुझे 12,000। अब है ना 2 तारीख को मैं अपना शॉप बंद कर रहा हूँ, लेकिन जब शॉप बंद कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास है ना 2-2 यूनिट्स है, मेरे पास 2 लॉट है। एक तो ये लॉट है 1000 का जो मेरे पास पहले से है, और दूसरा जो लॉट है ये है 1500 का जो मैंने आज ही मंगाया। इसका मतलब मेरे पास 2-2 अलग अलग लॉट है, एक 1000 का लॉट है, एक 1500 का लॉट है। अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इसका रेट पर यूनिट अलग है, इसका रेट पर यूनिट अलग है। इसका वैल्यू आ रहा है 5000, इसका वैल्यू आ रहा है 12000। इसका मतलब जब ये जो सेकेंड डे मेरा खत्म हुआ, ये जो सेकेंड डे मेरा खत्म हो रहा है ना, इस दिन मेरे शॉप में या मेरे गोडाउन में 2 तरीके की क्वांटिटी के माल पड़े हुए, एक 1000 वाला है, एक 1500 वाला है। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 5 दिसंबर को क्या किया, फिर से क्या किया, फिर से परचेज किया 1000 यूनिट 6 के भाव से, 1000 यूनिट 6 के भाव से ना। तो जाते हैं, डेट था 5, तो मैं लिखता हूं 5 दिसंबर 2004। कितना परचेज किया था अपन ने, 1000, रेट क्या था 6, कितना हो जाएगा 6000। ये सिंपल था, ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया, सेम दिन पे सेल नहीं किया। अब देखो, पहले से मेरे पास पहले से ना 2 लॉट ऑलरेडी पड़े, ये 1000 का लॉट ऑलरेडी पड़ा है, ये 1500 का लॉट ऑलरेडी पड़ा है, प्लस मैंने अभी अभी फिर से 1000 मंगा दिया। तो इसका मतलब जब मैं अपना गोडाउन क्लोज कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के गुड्स है, एक ये 1000 वाला, एक ये 1500 वाला, एक ये, इनका रेट भी अलग है, एक का रेट है 5, एक का रेट है 8, एक का रेट है 6। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है 5000, इसका वैल्यू आ रहा है 12000, इसका वैल्यू आ रहा है 6000। एंड आज का दिन खत्म, दिन खत्म, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब एज ऑन, अगर 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को मेरे गोडाउन में 3 अलग अलग लॉट्स थे, एक 1000 का लॉट था, एक 1500 का लॉट था, एक 1000 का लॉट था। देखो, वो पहला वाला 1000 वो 5 के रेट से आया था, लास्ट वाला 1000 6 के रेट से आया, डिफरेंस है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है वो भी आपको थोड़ा सा समझने वाले। देखो, अगर मैं आपको पूछता ना कि पहली तारीख को आपके गोडाउन में कितना माल था, तो आप बोलते सिर्फ 1000 था। मैं पूछता अगर 2 तारीख को आपके गोडाउन में कितना माल था, तो आप बताते सर एक 1000 का था, एक 1500 का था। एंड जब 5 तारीख आया तो मेरे इसमें 3-3 माल आ गए। तो देखो, अब जो स्टॉक टेकिंग हम लोग कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी डेट पे क्लोजिंग में आपके पास कितना माल था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कितना माल और मंगाना है या कितना माल बेचना है, वो प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे दिया है 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर को देखो पहली बार क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, कितना यूनिट्स, 500 यूनिट, लेकिन रेट नहीं दिया। वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर सेल में रेट दिया भी होता ना तो भी हम लोग लेते नहीं, हम लोग रेट नहीं लेते। सेल्स में अगर रेट भी दिया होता तो भी हम लोग नहीं लेते। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, मुझे सेल करना है 10 तारीख को, तो मैं लिखता हूं 10 दिसंबर 2004। इस बार परचेज के कॉलम में डैश, क्योंकि परचेज नहीं हुआ ना, सेल हुआ है। कितना सेल हुआ है, 500 सेल हुआ है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 500। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से ना मुझे गुड्स देना है। सपोज आप मेरे शॉप पे आए, मेरे शॉप में 3 अलग अलग लॉट्स पड़े, एक 1000 का, एक 1500 का, एक 1000 का। अब आप आए, आपने मुझसे डिमांड किया कि ना मुझे 500 यूनिट्स चाहिए, तो अब मेरे ऊपर है कि मैं आपको इसमें से दूंगा, पहले वाले में से दूंगा, दूसरे वाले में से दूंगा, या तीसरे वाले से मैं दूंगा। अब ध्यान से सोचो, अगर सपोज मुझे जो भी गुड्स होता है उसमें एक डेट लिखा होता है, राइट। तो जो गुड्स अगर मेरे पास पहले आया था, जैसे ये 1000 वाला है ना, मेरे पास कौन सी डेट पे आया था, ये आया था मेरे पास 1 तारीख को आया था। ठीक है, और ये जो आया था ये 2 तारीख को आया था, ये 5 तारीख को आया था। अगर मैंने गलती से आपको इसमें से दे दिया गुड्स, तो ये गुड्स मेरे पास ही पड़े पड़े रह जाएंगे। और आपको जैसे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट होते हैं, एक्सपायर हो गया तो ये गुड्स पड़े पड़े। तो इसीलिए हम लोग रूल लगाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वही पहले जाएगा। इसका मतलब है ना, ये जो 500 मैं सेल कर रहा हूँ ना, वो मैं किस में से कर रहा हूँ, इसमें से कर रहा हूँ, पहले वाले में से। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो रेट लूंगा ना, वो भी कौन सा लूंगा, ये वाला, कितना, 5। तो 500 इंटू 5 किया तो कितना हो गया, 2500। अभी है ना क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। देखो 1000 था, 1000 में से मैंने 500 बेच दिया, तो अभी इसमें से बचा कितना है, सिर्फ 500 बचा है। और ये 1500 और ये 1000 को तो हमने टच ही नहीं किया, ये ऐसे कैसे ही पड़ा है। तो इसका रेट तो देखो कितना आएगा, 5, इसका रेट आएगा 8 और इसका आएगा 6, ये हो जाएगा 6000। ये कितना हो जाएगा, 12000।
ये कितना हो जाएगा 2500। अब अगर आपको कोई पूछता है कि ना 10 तारीख को आपके गोडाउन में कितने माल पड़े थे, तो आप बोलोगे एक 500 का लॉट पड़ा था, एक 1500 का पड़ा था, एक 1000 का पड़ा था। ये 1000 जो था पहले वाला, उसमें से 500 तो हमने दे दिया ना, तो वो तो चला गया। इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना है। अभी आपको पता चला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो पहले आया था वही पहले जाएगा। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कि अगर आपने नीचे वाले में से दे दिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज जो गुड्स आपके पास पहले आए थे वो एक्सपायर जल्दी हो जाएंगे। तो हमारा हमेशा जो इंटेंशन होता है ना, जो गुड्स पहले आया उसको पहले ही बाहर निकाल दो, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए पड़े पड़े। 10 तारीख के बाद कौन सा डेट है, 10 तारीख के बाद है 12 तारीख। अब देखो 12 तारीख को कितना सेल किया हमने, 500। रेट नहीं दिया, वैसे भी हमको रेट चाहिए नहीं। मैं जाता हूँ 12 तारीख लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा 0 डैश डैश डैश, यहाँ पर लिख देता हूँ 500। यहाँ पर कितना है 500, तो यहाँ पर भी 500, कितने के रेट से 5। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही पहले जाएगा। 500 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया 2500। इसका मतलब ये जो 1000 मेरे पास 1 तारीख को आया था ना, वो पूरा चला गया। एक मैंने 10 तारीख को दे दिया, एक मैंने 12 तारीख को दे दिया, 500 500 करके निकाल दिया। तो इसका मतलब अब वो मेरे पास नहीं। अभी मेरे पास जो लॉट है ना वो सिर्फ दो ही है, 1500 का लॉट है और 1000 का लॉट है, जिसमें से एक है 8 का भाव, एक है 5 का भाव। ये है 12000 और ये है 6000। अगर कोई मेरे को पूछेगा कि एज ऑन 12 दिसंबर आपके गोडाउन में कितना माल है, तो मेरे पास सिर्फ दो ही लॉट बचे हैं अभी, एक 1500 का, एक 1000 का। और आज का दिन हमारा खत्म। जैसे जैसे एंट्रीज दे रहे हैं मैं लिखते चले जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब सेल ऑर्डर आया ये और ये, अब एक तीसरा एक और एक सेल ऑर्डर आएगा, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ जाते हैं। मैं यहाँ पर फिर से वो लिख देता हूँ डैश डैश डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1500 और यहाँ पर था 1000, यहाँ पर हो जाएगा, ये था 8 और ये था 6, तो ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 12000। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, दिन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में जाके देखना है क्या हुआ था। 12 तारीख को हुआ है सेल हुआ है, बराबर। 12 तारीख को सेल हुआ है तो सेल की एंट्री करनी पड़ेगी 500 यूनिट की। तो किस तरीके से हम लोगों ने की, हम लोग ने यहाँ पर एंट्री कर दी 12 तारीख की सेल की। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखो ये मैंने वहीं पे कैरी फॉरवर्ड किया, कंफ्यूजन मत हो जाना। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं अब क्या है। 15 तारीख को फिर से क्या हो रहा है, 15 तारीख को फिर से हो रहा है सेल। इस बार कितने का सेल हो रहा है, 2000 यूनिट का सेल हो रहा है। कितना, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट का सेल हो रहा है। तो अब ये जब 2000 यूनिट का सेल हो रहा है तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, मैं जाता हूँ। देखो अब देखो डेट क्या था हमारा, डेट था 15 दिसंबर। तो मैं जाता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 15 दिसंबर 2004 डैश डैश डैश। अब है ना यहाँ पर डायरेक्टली 2000 लिख ही नहीं सकता मैं, जैसे नॉर्मली मैं कैसे लिख रहा जाता, सीधा सीधा लिख रहा था। अभी यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता। अब आप बोलोगे सर आप, मैं वहां पर तो डायरेक्टली लिख दिया था, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। मैं पहले लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा 1500 एंड देन फिर 500। 2000 में ऐसे ब्रेकअप करके लिख रहा हूँ, क्लासीफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। एक के सामने रेट आ रहा है 8, एक के सामने आ रहा है 6, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12000, 500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 3000, ठीक है। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो 3 केसेस आए, 3 सेल आए, तीनों सेल में मैंने आपको लॉजिक बता दिया। पहला था अंडर कैपेसिटी, दूसरा था एग्जैक्ट, और तीसरा जो था ना वो ओवर कैपेसिटी वाला था, ठीक है। यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हो आप इसको। देखो यहाँ पर है ना, मेरे पास है ना देने के लिए 1000 था, लेकिन ऑर्डर आया कम के लिए, इसको बोलते हैं अंडर कैपेसिटी, ठीक है। मेरे पास देने के लिए था 1000 लेकिन आया 500, तो मैंने 500 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन फिर जब ये वाला सेल आया ना, तो एग्जैक्ट कैपेसिटी मतलब जितना मेरे पास था ना 500 एग्जैक्ट उतने का ही ऑर्डर आया, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब जो सेल आया है ना 1500 का नहीं, ये 2000 का है। मेरे पास 2000 है ही नहीं, 2000 का लॉट ही नहीं है मेरे पास। 2000 का लॉट दिख रहा है यहाँ पर नहीं, तो अब मेरे को 2000 देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले मैंने क्या किया, 2000 चाहिए ना उसको, तो मैंने पहले ये 1500 गोड़ी, जो 1500 गोनी है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1500 का लॉट मैंने सेल में डाल दिया, ठीक है। अब उसको चाहिए था 2000, तो बचा हुआ जो 500 है ना वो मैंने कहां से दिया, वो मैंने यहां से दिया, नीचे वाले में से, इस समय से, ठीक है। तो मुझे उसे देना था 2000, तो मैंने उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया। एक मैंने दिया 1500 जिसका रेट था 8, और एक मैंने दिया 500 जिसका रेट था 6। अब अगर हम लोग है ना गोडाउन में बात करें तो देखो पहला वाला तो कुछ था ही नहीं, ये 1500 था, 1500 में से 1500 भी चला गया, तो ये क्या हो गया डैश, बचा ये 1000, 1000 में से भी मैंने 500 तो निकाल दिया, तो अभी बचा कितना 500 जिसका रेट कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 3000। मतलब एज ऑन 15 दिसंबर को अगर तुम लोग पूछोगे कि आपके गोडाउन में कितना माल था, तो मैं बोलूंगा 500 यूनिट था, जिसका रेट 6 था, जिसका वैल्यू 3000 था, ठीक है। समझ में आया, ये वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ही ज्यादा बार होने वाला है। हमेशा ऐसे ही होगा कि ना हमारे पास देने के लिए कम होगा लेकिन ऑर्डर ज्यादा के लिए आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्लासीफाई करके जितने का भी है उतना लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, और ज्यादा अच्छा बेटर आइडिया आ जाएगा। 15 तारीख हो गया है, 15 तारीख हो गया तो मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो,
ठीक है। ओके, अब जाते हैं समय। उसके बाद आया 18 तारीख। देखो 18 तारीख को फिर से परचेज हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि तीनों लाइन से परचेज, तीनों लाइन से सेल। ये मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पहला एग्जांपल है इसीलिए ऐसा। वरना परचेज होगा सेल होगा, परचेज होगा सेल होगा, परचेज होगा सेल, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी हमने परचेज किया 1000 यूनिट 10 के रेट से, 1000 और 10, डेट है 18। तो हम जाते हैं, डेट डाल देते हैं 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को 1000 यूनिट 10 के रेट से, तो ये हो जाएगा 10,000। क्या करेंगे, डैश डैश डैश। पहले से हमारे पास कौन सा माल पड़ा है, 500 पड़ा हुआ है ना पहले से ही, और 1000 हमने और खरीदा। इसका रेट तो 6 था, इसका रेट कितना है 10। ये हो रहा है 3000, ये हो रहा है 10,000। अभी एज ऑन 18 तारीख को मेरे शॉप में या मेरे गोडाउन में दो क्वांटिटीज हैं, एक 500 का लॉट है और एक 1000 का लॉट है। जैसे गोनियां आती है ना, लॉट्स में आती है। तो एक 500 का लॉट पड़ा हुआ है, एक 1000 का लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका एक का रेट है 6, एक का रेट है 10। ओके, 18 तारीख हो गई। अब 18 तारीख के बाद आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को फिर से सेल हो रहा है 750, 750। 30 तारीख को तो मैं लिखता हूँ दिसंबर 04 डैश डैश डैश, फिर से ओवर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी मतलब देना। देखो 750 कैसे लिख दूं, यहाँ पर 750 है क्या, नहीं है, मेरे पास कितना है 500 है ना, तो जितना अपने पास है उतना लिख देते हो पहले। सबसे पहले मैंने लिख दिया 500। देखो 750 देना था, 750 में से कितना दे दिया अपन ने, 500 दे दिया, तो और कितना उसको देने का है 250। 250 मिला कैसे, 750 माइनस 500। देखो अपने ना अपने आप को अज्यूम करो कि आप शॉप में बैठे हो, आपके पास दो लॉट पड़े अंदर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पुराना लॉट निकालोगे ना। तो पुराना लॉट है ना, पूरा है नहीं जितना उसको चाहिए, तो अपने क्या किया, पुराना जितना हो सके उतना दे दिया। उसके बाद भी उसको चाहिए था तो फिर उसको नए में से निकाल के दे दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, पहले तो 500 के सामने कितना आएगा रेट 6, इसके सामने कितना आएगा 10। 500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 3000। 250 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 2500। 500 माइनस 500, ये तो हो गया 0। 1000 में से 250 निकाल दिया, सेल किया तो माइनस करना पड़ेगा। तो अभी ये मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है सिर्फ 750, जिसका रेट है 10, जिसकी वैल्यू आएगी 7500, ठीक है। तो ये डेट भी कंप्लीट। अगर एज ऑन 20 दिसंबर को कोई पूछेगा कि मेरे गोडाउन में या मेरे शॉप में कितना माल पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि 750 का लॉट है जिसका रेट है 10 और जिसकी वैल्यू आ रही है 7500, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ना कॉलेज में आप अटेंडेंस लेते हो तो अटेंडेंस की शीट होती है ना बराबर, जैसे हम लोग अटेंडेंस, वैसे स्टॉक का अटेंडेंस लिया जा रहा है। परचेज होता है तो हम लोग एडअप कर देते हैं, एंड जब इशू सेल होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एडअप कैसे करना है एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है उसका एक लॉजिक है। अब जरा जाते हैं। अब 20 तारीख भी हो गया, अब 21 तारीख लास्ट है, उस दिन फिर से परचेज किया है 500 यूनिट 400 के रेट पे। तो हम जाएंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 500 यूनिट, यहाँ लिख देता हूँ 500 यूनिट 4 के रेट से, 5 4 20। सो फिर भी एक बार आप लोग के लिए मैं बता दूं, 500 इंटू 4, देखो 2000 आ रहा है। तो अब डेट क्या थी हमारी 21 तारीख, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 21 दिसंबर 2004 डैश डैश डैश। पहले क्या करेंगे, पहले 750 आएगा, जो अपने पास पहले से माल पड़ा हुआ है पहले वो लिख देने का 750। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 7500। देन जो अभी भी परचेज किया वो इसके नीचे लिख देंगे हम लोग 500, जिसकी वैल्यू है ये, तो हो जाएगा 2000। बस यहाँ आके अपना सम खत्म हो गया, बिकॉज और कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ नहीं है। बस यहाँ तक आ गया, सम खत्म। अब ये ना हम लोग को टोटल करना पड़ता है, वो टोटल कैसे करते हैं ना, वो इस लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या था, बेसिक आइडिया देने का कि कैसे सम सॉल्व करना है, और सिंपल था, इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। मैं आपको वापस एक बात बता दूं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग गए सम में देखा, तो सम में दिया था वैल्यूएशन करना है स्टॉक का फीफो मेथड से। फीफो मेथड के हिसाब से हमने क्या किया, सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाया। जब परचेज हुआ तो परचेज में एंट्री लिख दी हम लोगों ने। परचेज में जब एंट्री कर रहे थे हम लोग, तो परचेज में एंट्री लिखते वक्त यहाँ हमने परचेज में एंट्री की एंड डायरेक्टली फिर क्लोजिंग में लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब गोडाउन में हमारे पास पहले कुछ नहीं था, 1000 यूनिट्स आए तो मैंने 1000 यूनिट्स लिख दिए। देन फिर मैंने दूसरे तारीख को 1500 और परचेज किया, तो अभी क्लोजिंग में ना पहले से जो 1000 था उसको अलग से शो किया, एंड जो 1500 अब भी खरीदा उसको अलग से शो किया। 1500 को नीचे क्यों लिखा है, डेट वाइज जा रहे हैं, 1000 वाला पहले आएगा फिर 1500 वाला आएगा। सिमिलरली देखो जब यहाँ पर हम लोग 5वें डेट पे आए ना, तो फिर से परचेज किया था 1000, तो पहले से मेरे पास 1000 पड़ा हुआ था, 1500 और पड़ा हुआ था पहले का, 1000 और आ रहा है, डेट वाइज जा रही है। ये सबसे पहले आया था इसलिए सबसे ऊपर है, ये उसके बाद आया था इसलिए उसके नीचे, फिर ये उसके बाद आया था इसलिए ये इसके नीचे, ठीक है। अब जब सेल होने की बारी आएगी ना, तो जाएंगे भी ऐसी, पहले ये पूरा खत्म होगा, फिर ये पूरा खत्म होगा, एंड देन फिर ये पूरा खत्म होगा। तो जब सेल हुआ तो एक था अंडर कैपेसिटी की 500 का ऑर्डर आया, लेकिन मेरे पास गोडाउन में कितना था 1000, तो मैंने उसको बिंदास 500 का यूनिट दे दिया, कोई कंफ्यूजन आया नहीं। देन फिर जब 12 तारीख को हम लोग पहुंचे, 12 तारीख को फिर से सेल हुआ, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट कैपेसिटी। मेरे पास था 500 और उसका ऑर्डर भी कितने का था 500, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, जब सेल करते हैं तो जैसे 1000 में से 500 चला गया तो बचा कितना 500, और ये 1500 और 1000 को टच ही नहीं किया, तो 1500 और 1000 मैंने ऐसे का ऐसे ही नीचे लिख दिया डायरेक्टली, ओके।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर वापस से 500 का ऑर्डर आया तो मेरे पास पहले से 500 था, 500 माइनस 500 कितना हो गया, 0, ठीक है। एंड देन ये 1500 और 1000 को तो टच ही नहीं किया, तो वैसे 1500 1000 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया ओवर कैपेसिटी का। ओवर कैपेसिटी में क्या हुआ था यहाँ पर, ये 1500 वाले एंट्री में कि 2000 यूनिट देने थे। कितने यूनिट देने थे, 2000। प्रॉब्लम था कि मेरे पास था ही नहीं 2000, तो मैंने क्या किया, उसको किस्तों में दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया। पहले मैंने 1500 दे दिया उसको, एंड देन फिर मैंने बचा हुआ 500 उसको किस में से दिया, इसमें से निकाल के दिया। इसलिए देखो रेट भी है, एक में रेट आ रहा है 8, एक में रेट आ रहा है 6, ठीक है। तो 1500 इंटू 8 क्या, तो ये आ गया 500 इंटू 6। अब देखो जब क्लोजिंग कर रहे थे ना तो 1500 तो पूरा चला गया, तो बता ही नहीं, तो ये डायरेक्ट 8 का, देखो 8 का रेट है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो पूरा का पूरा यूनिट मैंने बेच दिया, मेरे पास से चला गया, तो अभी मेरे पास वो है ही नहीं गोडाउन में। एंड देन जो 1000 मेरे पास था ये वाला, इसमें से मैंने 500 दिया, तो बचा कितना, 500 बच गया, तो मैंने 500 लिख दिया। देन फिर 18 तारीख को फिर से परचेज किया, तो वही सेम रूटीन, ये नीचे आएगा बिकॉज पहले से मेरे पास 500 था एंड 1000 और खरीदा, तो अभी मेरे को पहले ये 500 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ये 1000 क्लियर कर सकते। देन फिर से सेल ऑर्डर आया 20 तारीख को, कितने का, 750 का। प्रॉब्लम यही हुई 750 है नहीं, तो अपने किस्तों में दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया। पहले 500 निकाला, 500 को निकाला, 500 को जीरो कर दिया, पूरा का पूरा चला गया। अब बचा हुआ 250 उसको और चाहिए था, तो उसके लिए अपन ने क्या बोला, उसको किस में से देंगे, अपन देंगे उसको ये 1000 में से, तो 250। तो अभी देखो 500 माइनस 500 ये हो गया 0, 1000 में से 250 गया तो कितना बचा, 750। इसका रेट था 10, मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7500। फिर 21 तारीख को फिर से परचेज हुआ 500 यूनिट 4 के रेट से, सेम प्रोसीजर। पहले से 750 था अपने पास, तो 750 पहले आ गया, 10 का रेट था 7500, फिर ये उसके नीचे 500 आ गया, 500 का रेट 4, मल्टीप्लाई किया 2000। तो बेसिकली एक स्टोर्स लेजर का काम यही होता है कि गोडाउन के बाहर खड़े होके, वेयरहाउस के बाहर खड़े होके स्टॉक टेकिंग करने का, कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया, ताकि किसी भी अवेलेबल दिन हम लोग को ये पता चल सके मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है और उसका कॉस्ट कितना है, वो भी हमको पता चल जाता है इसके वजह से, ठीक है। लेकिन टोटलिंग कैसे करना है वो इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, इसको 2-3 बार आगे पीछे करके देखोगे तो ही समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता है कि अच्छा लगा है वीडियो तो क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी F5 का जो पहला चैप्टर है सीख सके, देख सके कि वो लोग केपेबल है कि नहीं अकाउंट्स करने के। वैसे मेरे हिसाब से ये कर सकते हो आप, इतना तो करना ही चाहिए, बिकॉज जब आप अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो उसके लिए आपके पास अच्छा नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ जहां हम लोग इसका टोटलिंग भी सीखेंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो